हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, मैंने आपका जीओसी का एक पहला लेक्चर ले लिया था, बहुत बेसिक पार्ट लिया था भाई। उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज कैसे डिफरेंशिएट मैटर मतलब कैसे आपका डिफर करता है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं कि भाई कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती रहती है, ठीक। उसका अप्लीकेशन इंडक्टिव में पढ़ेंगे। तो जीओसी का जो लेक्चर 1 होगा, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर क्या कहते हैं लिंक दिख रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करके जीओसी का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। देखो, आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अब मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो ये आपका मॉलिक्यूल, ऐसे मैं आपको बना दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, यहाँ बना दूँ C2H5 और डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। तो आपसे पूछो कि बताओ कौन सा क्या कहते हैं ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है। तो आप बोलोगे सर देखो कि हम प्राइमरी फैक्टर से पहले मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। वही प्राइमरी फैक्टर में क्या हुआ भाई, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, एनायन की स्टेबिलिटी देखोगे, नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पे है, ठीक है। और साइज, इसका मतलब भाई दोनों का साइज सेम होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो मतलब हम प्राइमरी फैक्टर से नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमें मतलब यहाँ कुछ देखना, यहाँ जाना पड़ेगा और इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सेकेंडरी फैक्टर। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी फैक्टर। तो पहले कोई चीज़ की स्टेबिलिटी को प्राइमरी फैक्टर से रिलेट करो। अगर प्राइमरी फैक्टर नहीं रिलेट हो रहा है तो अब तब जाके हमें सेकेंडरी फैक्टर्स पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखो, मैंने आपको बोला था कि सेकेंडरी फैक्टर में आपका होता है कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव होता है, फिर उसके बाद मेजोमेरिक होता है, रेजोनेंस आता है, ऑर्थो इफेक्ट आता है, SIR होता है, SIEP होता है, एनुलेशन इफेक्ट होता है, एंड्रॉल इफेक्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें। एरोमेटिसिटी भी पढ़ा दूंगा, वो तो बाद में जीओसी के बाद एरोमेटिसिटी आएगा। मतलब ये सब इफेक्ट्स होते हैं जो किसी चीज़ की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये सब इफेक्ट होते हैं जो किसी चीज़ की स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में काम आते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक का बेसिक यही है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन। तो व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन। देखो, ये एक डिफिनीशन लिखी हुई है। डिफिनीशन बस एक क्या होता है कि भाई एक आपको बेस देता है कि भाई क्या क्या इसमें मतलब साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, ठीक है। तो बाय डिफिनीशन अगर चलेंगे तो लिखा है कि हाइपर कंजुगेशन व्हेन एटलीस्ट वन CH बॉन्ड, ध्यान देना यहाँ, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वन CH बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पर भी पीछे बताऊंगा, जस्ट डिफिनीशन देख लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके इसका रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या कहते हैं, वीडियो के क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका देखो कि पहला ही लिंक होगा, क्या कहते हैं PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। जितनी भी क्लासेस चलेंगी सबकी PDF आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। देखो लिखा, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल जो हम यहाँ फ्री रेडिकल एक्सप्लेन करेंगे हाइपर कंजुगेशन से, वो सब आपका एल्काइलिक सिस्टम होगा, ठीक है। ध्यान देना, कोई उसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे कैसे इसमें जो हाइपर कंजुगेशन स्टेप देखना है स्टेबिलिटी, वो कार्बन फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड हो, ठीक है। पाई बॉन्ड के क्या कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब जस्ट यहाँ मैं देखा जाए तो अल्फा पोजीशन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बोलूंगा प्रेजेंट होगा, अगर ये क्या कहते हैं 1 CH बॉन्ड, मिनिमम 1 CH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आपका उसके बाद 2 या 3 हो जाए, कितने हो जाए वो बात की बात है, बस मिनिमम एक तो CH प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके वो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। देन डीलोकलाइजेशन या ऐसे बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन, डीलोकलाइजेशन या कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा सिग्मा बॉन्ड, CS सिग्मा बॉन्ड takes place the effect observed is known as हाइपर कंजुगेशन। जो ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है उसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, मतलब इफेक्ट्स ऑब्जर्व नोन एज हाइपर कंजुगेशन। अब देखो, जो ये वर्ड हाइपर कंजुगेशन आया है, इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा क्यों लिखेगा भाई हाइपो कंजुगेशन है, हाइपर मतलब क्या लिख दिया, हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है। देखो, अब पहली बात तो देखो क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई सबसे पहले मैंने बोला कि आपको क्या होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव कार्बोकैटायन होना चाहिए, ठीक है। और जो पॉजिटिव कार्बोकैटायन होना चाहिए, मतलब एक इन जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो प्लस HC की बात करने जा रहा हूँ, किसकी, प्लस SC। अब ये बोलोगे सर अभी तो आप हाइपर कंजुगेशन बोल रहे हो, तब ये प्लस SC मतलब क्या है। देखो समझना कि प्लस SC का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास मान लो कि यहाँ कार्बोकैटायन होगा, अब कार्बोकैटायन होगा, यहाँ मेरे पास क्या होगा, CH और CH होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा पोजीशन पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे यहाँ ये देखो CH सिग्मा बॉन्ड है, CS सिग्मा बॉन्ड है, CS सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ देखो क्या है, मैं इसको कार्बोकैटायन बना दिया। तो अब क्या होगा भाई, इसका देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका SP, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। तो अगर मान लो कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए होंगे,
एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक आपका पी जेड बचा होगा, तो वो आपका पी जेड कहाँ होगा, देखो वो आपका पी जेड कहाँ होगा, तो ये पी जेड जो होगा वो आपका यहाँ एक पी जेड ऑर्बिटल बचा होगा। तो इसको अगर देखो तो इसको बोल दो वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल बोल दूं, वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो अब इसी वैकेंट पी ऑर्बिटल को ये वाला क्या होता है कि ये इसके प्लेन में होता है, तो इसको स्टेबलाइज करता है। कहाँ से, इसको स्टेबलाइज कराते हैं, देखो इसको स्टेबलाइज कराते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसको स्टेबलाइज कराएंगे यहाँ से, इसको स्टेबलाइज कराते हैं, ध्यान देना, स्टेबलाइज कौन से कराते हैं, वो सी एच सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी स्टेबलाइज कराएंगे वो सी एच सिग्मा बॉन्ड ही स्टेबलाइज कराते हैं हमेशा, जो हाइपर कंजुगेशन देखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू प्लस एस सी ड्यू टू, तो ऐसे बोलते हैं फील्ड सिग्मा बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, फील्ड सिग्मा बॉन्ड या बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये ध्यान देना, कभी कभी टर्मिनोलॉजी ऐसे पूछ लेते हैं भाई प्लस एस सी का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि मान लो ऐसे कोई ऑप्शन दे दिया कि फील्ड सिग्मा बॉन्ड टू क्या कहते हैं फील्ड क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल, तो वो गलत होगा, इसमें कौन सा सही होगा, फील्ड सिग्मा बॉन्ड टू वैकेंट पी ऑर्बिटल में वो डोनेट करता है, ठीक है। वैकेंट पी ऑर्बिटल किसका होगा, ये वही कार्बोकेटायन होगा। तो एक तो क्राइटेरिया ये है, तो मतलब हमें हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए कहाँ पोजीशन होना चाहिए, अल्फा पोजीशन। तो मतलब अल्फा पोजीशन पर अगर सी एच बॉन्ड है तो वो आपका डोनेट करता है। तो देखो इसको अगर डोनेट किया तो देखो ऐसे डोनेशन देता है, देखो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मतलब इसीलिए बोला जाता है कि भाई एग्जैक्टली ये उठ के यहाँ नहीं जाता है, जस्ट इसको आपको स्टेबलाइज कराता है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आप कहीं कोई मुसीबत में हो, जस्ट वो आपके पास खड़ा है, तो आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मेरे को संभाल लेगा, तो ऐसे इसमें भी है, ठीक है, इसमें जस्ट इसको क्या कहते हैं स्टेबलाइज करता है, तो ये कहीं जाता नहीं है, स्टेबलाइज करा देता है एक तरीके से। देखो ये स्टेबल हो गया, स्टेबलाइज हो गया, ठीक है, स्टेबलाइज हो गया, मतलब चार्ज मॉलिक्यूल से खुद को क्या कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए क्या होता है कि ये कहीं जाता नहीं है कि ऐसे कैसे रुका रहता है, तो लेकिन पर इसको अपने इन्फ्लुएंस से इसको स्टेबलाइज करा दिया, ये जो क्या कहते हैं इस अपने इन्फ्लुएंस से इसको स्टेबलाइज करा दिया। तो इसी को बोलते हैं कि देखो अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एक आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने क्या कहते हैं आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। तो एक बात हम यहां से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आई, देखो इतनी बात। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास एक दोस्त है सेम क्वांटिटी का स्टेबलाइज करने के लिए, ऐसे आपके पास 3 अगर दोस्त हो, मतलब 3 जितने ज़्यादा मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा, ठीक है, स्टेबलाइज होगा। तो इसका मतलब कि कार्बोकैटायन है भाई, कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ये गरीब है, अब ये क्या होता है कि यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, वो इसको यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जस्ट देता है कि भाई एग्जैक्टली बस इसको स्टेबलाइज करता है, मतलब एक तरीके से इसको सपोर्ट देता है, ठीक है, सपोर्ट देता है, कभी कंप्लीट जाता नहीं है। वो बात की बात है, जब कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लाओगे, प्रोटॉन वगैरह वो बेस वगैरह लाओगे तब इसको रिसीव करके ले जाएगा, तो वो बात की बात है। बट अभी क्या है, अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो वो उसको जस्ट स्टेबलाइज कर रहा है। तो कई बार आपसे पूछता है कि स्टेबिलिटी कितनी किसकी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे अभी पढ़ाऊंगा भाई SN1 में इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है, तो उसमें पूछा जाएगा भाई रेट क्या होगा SN1 का, तो रेट क्या होता है उसमें कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। तो भाई इंटरमीडिएट पे कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मोर आपका क्या कहते हैं कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो उसका रेट फास्ट होगा। तो इसलिए ये फैक्टर्स आपको बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, अगर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो भाई मोर स्टेबल होगा। तो ऐसे ये बात इतनी समझ में आई। देखो अभी जो वहाँ डिफिनेशन लिखी थी उसकी बस मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ, बस मतलब जो वर्डिंग लिखी थी उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ होंगे, कहाँ आप हाइपर कंजुगेशन देखना स्टार्ट करोगे। एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब दूसरा आप देखना स्टार्ट करोगे
दूसरा आप देखना स्टार्ट करोगे आपका रेडिकल्स में, किसमें, +80 रेडिकल्स में, रेडिकल्स में। और जितने भी रेडिकल्स मैं पढ़ा रहा हूँ सब एल्काइल वाले सिस्टम, ध्यान देना। मैं अभी ऐसे कोई रेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ OH लगा हो या आपके पास NO2 लगा हो, वो पूरा क्या कहते हैं रेडिकल की स्टेबिलिटी विद हेटेरो एटम अगर अटैच होते हैं तो पूरा एक टॉपिक अलग है, वो क्या कहते हैं उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं, उसमें कैपोडेटिव इफेक्ट लगता है। तो वो क्या कहते हैं एक डेढ़ घंटे का टॉपिक है, वो क्या कहते हैं देखना कि मैं 1-2 दिन बाद वो जब ये क्या कहते हैं आपका हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव और क्या कहते हैं मेजर मेरी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मेजर जो पोर्शन था जीओसी का लगभग 50-60% कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ा दूंगा। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपको एल्काइलिक सिस्टम मतलब एल्काइल सिस्टम वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि उससे आपका कोई R ग्रुप अटैच हो, मेरे रेडिकल से कोई R ग्रुप अटैच हो, वो वाले मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना जो हाइपर कंजुगेशन अप्लीकेबल है वो ध्यान देना, वो हमेशा आपका एल्काइल ग्रुप कोई लगा होगा तभी वही लगाना हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, नहीं अदर हर जगह में तो हाइपर कंजुगेशन लगाने लगना रेडिकल की स्टेबिलिटी में, खासकर रेडिकल की स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो देखो अब रेडिकल की स्टेबिलिटी, रेडिकल क्या होता है भाई, रेडिकल ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ मतलब देखो यहाँ अगर ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया कुछ, यहाँ ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ देखो क्या होगा कि भाई इसके sp2 हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऐसे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और यहाँ से भाई क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये क्या कहते हैं आपका शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये, ठीक है, कोवैलेंट, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देते हैं, जस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हाँ भाई अगर तुमको कोई मैं तुमको स्टेबलाइज कर रहा हूँ यहीं से, ठीक है, तो मतलब वही कि पीछे वाली बात है कि भाई अगर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उसकी इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो भाई अगर देखा जाए तो यहाँ अगर आपसे मैं पूछूँ ऐसे कि भाई बताओ कि ये मेरे पास ऐसे हो, ये रेडिकल हो जाए, ये बहुत बेसिक है, अभी जस्ट आपका इंट्रो करवा रहा हूँ कि भाई हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। देखो अब आपसे पूछो कि अल्फा पोजीशन पर जाए, सबसे पहले कहाँ जाना है हमें, अल्फा पोजीशन, कहाँ जाना है, अल्फा पोजीशन पे कितने CH बॉन्ड है, तो ये पोजीशन अल्फा हो गया क्योंकि ये रेडिकल है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ, ये रेडिकल है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ, तो अल्फा हुआ, तो भाई अल्फा पोजीशन पे कितने CH बॉन्ड है, देखो कितने CH बॉन्ड है, यहाँ देखो एक CH बॉन्ड है, तो यहाँ एक CH बॉन्ड है, ठीक है, ये सब तो CC बॉन्ड है, ये मत काउंट करने लगना, ये मत काउंट करने लगना, ठीक है, हमेशा हाइपर कंजुगेशन में। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, मतलब CH बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ देखो कितने, एक अल्फा हाइड्रोजन है, अभी स्टेबिलिटी बात की बात है, बस अभी ये काउंट करो कि भाई कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, वो स्टेबिलिटी जब पढ़ाऊंगा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो, फिर स्टेबिलिटी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना कि, और हमेशा इसको बोलते हैं +80, मतलब इधर से ये इसको देता है, ठीक है, क्या है, गरीब है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है ना, तो इनकम्प्लीट होते एक तरीके से क्या है, ये गरीब है, ठीक है, तो ये इसको दे रहा है तो इसीलिए इसको +80 बोलते हैं। अभी आएगा आगे -80, वो देखेंगे क्या होगा, पहले तो +80 की बातें कर रहा हूँ, ठीक, ये दो चीजें हो गई, और तीसरी चीज क्या बोला हुआ था उसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी देखो ऐसे, अभी जस्ट पाई आप देखो भाई क्या होता है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये देखो ये CH बॉन्ड है, ये CH सिग्मा बॉन्ड है, इसको मत काउंट करना, अल्फा पोजीशन पे CH बॉन्ड होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे CH बॉन्ड होना चाहिए, उन्हीं को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, ठीक है, ये इधर मत काउंट करने लगना, कभी जल्दीबाजी में इधर काउंट कर लो, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन देता है, देखो अब ये तो क्या है, ये तो भाई भरे हुए हैं, क्योंकि इसके देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले कार्बन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले कार्बन का देखोगे आप ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है, तो ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा कहाँ देता है, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में, ठीक, कहाँ देता है इलेक्ट्रॉन, तो कभी कभी आता है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू, जब क्या कहते हैं एल्कीन बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है, आपको पढ़ाऊंगा अभी कि भी बाद में कि क्या कहते हैं कि हीट ऑफ कंबसन किसके कंपाउंड का ज़्यादा होता है, कौन एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, तो इसे कई बार क्वेश्चन आता है कि हीट ऑफ कंबसन से रिलेटेड आ जाता है, तो उसमें भाई एल्कीन की स्टेबिलिटी से मैटर करती है, ठीक है, बहुत सारे एल्कीन लिखे रहते हैं, बोलता है कि हीट ऑफ कंबसन किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो इसमें तो पाई एंटी
बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है। ये वाले इसके थ्रू ये स्टेबलाइज होता है। कभी कभी ध्यान देना, कभी कोई पूछता है या कभी कभी ऐसे पूछता है कि भाई ऐसे बोल दे कि पाई, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि सिग्मा फील्ड टू पाई एंटी बॉन्डिंग अनफिल्ड या अनफिल्ड, ठीक है, ऑर्बिटल पे जा रहा है, ठीक है। तो ये सब वर्डिंग में पूछ सकता है। तो अब देखो, अब मेरे पास आता है कि भाई कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे मैटर करती है। देखो यहाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ समय का, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ने जाना है तो हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को लेकर चलेंगे। तो अब देखो यहाँ आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और किसके थ्रू मैं स्टेबलाइज कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना, मैं +SC, अभी मैं कोई इफेक्ट, कोई ना तो इंडक्टिव लगा रहा हूँ ना तो मेजोमेरिक, जस्ट आपका दिखाऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो कोई चीज़ को। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तो बहुत सिंपल बच्चों वाला, ये तो आपको पता बता ही दोगे। देखो अगर मैं आपसे यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, आपसे बस काउंट करना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ आपका यहाँ CH3, यहाँ आपके पास ये हो गया, और मान लो अगर एक और बना दूं इधर, ये कार्बोकेटायन बोल दिया। तो आपको जस्ट अभी काउंट करना है कि भाई मैंने बोला जितने नंबर आप अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा पोजीशन पे जितने CH बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, और जितना अल्फा हाइड्रोजन आएंगे वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ से देखो कितने हैं, यहाँ अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे पहले कार्बन ढूंढो, अल्फा पोजीशन, ठीक है। ओह यहाँ से कार्बोकेटायन यहाँ है ना, ये तो CH3 है, यहाँ कार्बोकेटायन है, इस पोजीशन पे अल्फा, ठीक है, इस पोजीशन पे अल्फा और ये अल्फा, ये तीन पोजीशन तो अल्फा अल्फा आ गए। अब आगे आगे क्या ढूंढना है हमें, भाई हमें उस CH पे, उस वाला अल्फा पे कितने CH है। तो देखो यहाँ एक तो देखो ये दिख रहा है CH, और एक देखो ये CH दिख रहे हैं, और एक देखो ये CH दिख रहे हैं, और यहाँ देखो तीन CH ऐसे दिख। तो देखो यहाँ इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ है आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, देखो ये अल्फा पोजीशन पे कितने CH जुड़े हैं, यहाँ देखो 2 जुड़े हैं, यहाँ देखो कितने जुड़े हैं, अल्फा पोजीशन पे कितने CH जुड़े हैं। CC बॉन्ड कभी मत काउंट करना हाइपर कंजुगेशन में, हमेशा CH बॉन्ड ही काउंट करना। तो यहाँ देखो N1, तो कितने आ गए, 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस वाले मॉलिक्यूल में 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। अब चलते हैं इस वाले में काउंट करना। देखो यहाँ है हमारे पास 3, और यहाँ है हमारे पास 3, और यहाँ है हमारे पास 3, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक। तो यहाँ टोटल आ गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अभी स्टेबिलिटी केवल मैं हाइपर कंजुगेशन को बेस बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अगर मैं देखा जाए तो इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको अगर मैं सेकंड मान लूँ, और इसको मैं अगर थर्ड मान लूँ, तो भाई बहुत बच्चों वाला काम है कि भाई कितने अल्फा हाइड्रोजन, कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने बोला था भाई जितने ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए, रेजोनेंस सिस्टम मतलब हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा बनेगा, और वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन ये वाला अभी आपका मोर स्टेबल है, सेकंड वाला मोर स्टेबल है, देन उसके बाद थर्ड वाला, फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट में एट लास्ट आपका फर्स्ट वाला है। ये तो देखो अभी क्या है, एल्काइलिक सिस्टम है। एल्काइल सिस्टम में आप इसको जल्दी बता सकते हो कि ठीक है कौन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। जैसे मान लो अभी मैं आपको किसमें बोलूँ कि भाई किसमें आपको आगे से मान लो क्वेश्चन आ गया भाई किसमें आपके हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो अगर मैं ऐसे CH3 और यहाँ मैं आपके पास लिख दिया, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF सारे मिल जाएंगे, पर नोट्स आप बनाते रहना। जितना ज़्यादा आप नोट्स अच्छे बनाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको ही पता रहता है चीज़ें क्या क्या लिखे हुए हैं, ठीक। ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जितना आप लिखोगे, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है, समझ में, क्योंकि खुद का थॉट डेवलप होता है वहाँ ऑर्गेनिक में जब आप पढ़ते हो, ठीक है। देखो ये आया, अगर आपसे पूछूं और ये इन दोनों में से भाई किसमें आपका क्या कहते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सबसे पहली बात भाई जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही वाले रेजोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे, या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोल दो। तो देखो इसमें क्या है, अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है। तो अल्फा पोजीशन दोनों में देखो, इनमें क्या है कि दोनों पोजीशन में CH नहीं है, तो इसमें भी नो
नो हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये बात ध्यान दे देना, कभी कभी आता है कि भाई चलो बताओ, पूछो बताओ किसमें हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इसमें कोई हाइपर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो नो रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कितने हैं देखो, इसमें क्या है 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो कभी कोई पूछता है कि नंबर ऑफ क्या कहते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही, जैसे नंबर ऑफ पहले बताया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही, या स्ट्रक्चर। तो ये बात ध्यान दिए रहना, ठीक है, ये बात ध्यान दिए रहना। अब तो ये है, ये अल्काइल सिस्टम वाले हैं। तो अभी मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से आपसे पूछूं कि मैं देखो 4-5 कंपाउंड बना रहा हूँ, आपको जस्ट गेस बताना होगा कि भाई कितना किसका ज़्यादा होगा। देखो अगर मान लो मैं ऐसे बोल दिया, ये CH3 है, ये मेरे पास CH3 है, यहाँ ऐसे CH3, ये मैं आपको फर्स्ट दे दिया, यहाँ मैं आपको सेकंड बना रहा हूँ। देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ मैं आपको बना दिया ऐसे CH3, और यहाँ बना दिया फ्लोरीन, यहाँ बना दिया OH, और यहाँ बना दिया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ बना दिया अगर मैं CH3 थर्ड लिख रहा हूँ और फ्लोरीन, और यहाँ मैं कार्बोकेटायन, यहाँ मैंने लिख दिया NH2। ठीक है, NH2, ठीक है, NH2 लिख दिया। अब फिर यहाँ मैं फोर्थ वाले में लिख रहा हूँ, देखो एक यहाँ मैं लिख दिया ऐसे फ्लोरीन, और ऐसे लिख दिया फ्लोरीन, और यहाँ लिख दिया कैटायन। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे मैं बना सकता हूँ। देखो 4 हो गया। अब ऐसे मैं आपको फिफ्थ लिख दूँ, फिफ्थ लिख दिया, मान लो ऐसे कैटायन लिख दिया, और यहाँ लिख दिया C2H5, यहाँ मैं लिख दिया मान लो CH2 निगेटिव, और यहाँ मान लो मैं लिख दिया फ्लोरीन। तो आपसे पूछो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा आपका मोर स्टेबल होगा। तो आपने बोला था अभी तक, तो आप बोल रहे थे कि भाई कार्बन वाले क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन पर अगर कार्बन होगा तो उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो काउंट करेंगे। लेकिन अभी मैंने कोई क्या कहते हैं हेट्रो एटम नहीं बताया था। तो अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे भाई, कहीं अल्फा पे हेट्रो है, मतलब कार्बन के अदर है, तो वो हेट्रो में बोल देता हूँ उनको। ठीक है, हेट्रो बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई ना कोई ऐसा रूल होगा भाई। तो देखो इसको, देखो अभी क्या है कि इसको अगर मैं सभी को एक पैरामीटर पर रख दूं तो मेरे को पता चल जाएगा भाई कि ठीक है। तो अब देखो कि सभी में, अब मैं एक रूल बताने जा रहा हूं। देखो इफ, ध्यान देना, इफ हेट्रो एटम और कार्बन containing lone pair present on alpha position of कार्बोकैटायन। तो ये रूल लगाना है, ध्यान देना, मैं बताऊंगा अभी रूल कौन सा है। पहले तो ये ध्यान देना है कि अगर क्या कहते हैं हेट्रो एटम, और हेट्रो एटम के पास होना चाहिए लोन पेयर। इफ हेट्रो एटम और कार्बन कंटेनिंग मतलब कार्बन कंटेनिंग एटम हो, कार्बन कंटेनिंग एटम ऐसे लिख दो, एटम हैव लोन पेयर प्रेजेंट ऑन अल्फा पोजीशन, तो आपको अल्फा पोजीशन आप कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी कैसे मैटर करेगी, वो हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा वो हमें काउंट करना है। देखो मैं क्या बातें बोल रहा हूँ वो अभी आपको लिखूंगा तो पता चलेगा। देखो मान लो कि अगर अल्फा पोजीशन पे देखो अल्फा पोजीशन पे ये देखो एक टूल एंड ट्रिक है। ठीक है, ये मेरे सर मुझे डॉक्टर राजेश कुमार छात्रा ने पढ़ाया था। ठीक है, और लगभग अभी तक ये लगभग 99.99 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे वैलिड हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें देखो कि अगर मान लो कि अल्फा पोजीशन पे कभी फ्लोरीन आ जाए, कभी मान लो अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीजन आ जाए, कभी मान लो अल्फा पोजीशन पे नाइट्रोजन आ जाए, और अल्फा पोजीशन पे ध्यान देना, यहाँ मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, अल्फा पोजीशन पे कार्बन हो और उसके पास लोन पेयर हो। और यहाँ देखो मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, नॉट CH3, ध्यान देना, नॉट CH3, कभी CH3 मत ले लेना क्योंकि CH3 पे है ही नहीं, नॉट CH3, क्योंकि CH3 पे निगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो ये बातें हमेशा ध्यान दिए रहना कि भाई निगेटिव चार्ज मतलब कार्बन पे होगा तो निगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पे होगा 2 लोन पेयर। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं इस पे 3 लोन पेयर अटैच हो। ठीक है, तो कार्बोकैटायन से अटैच होगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन के बराबर उसके इक्विवेलेंट काउंट करेंगे। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि सभी को क्या कहते हैं एक ही पैरामीटर पर रख दे तो हमें पता चल जाएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ हमेशा जो मैं लिखा हूँ कार्बन होना चाहिए
कार्बन के पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, लोन पेयर होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास, तो यहाँ नॉट CH3, क्योंकि CH3 होगा तो उसके पास कोई लोन पेयर वगैरह नहीं होगा। और इसमें देखो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। तो देखो यहाँ में जो केमिस्ट्री जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कार्बन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो कार्बन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो यहाँ हम 4 का टेबल चलाएंगे, तो ये अगर होगा तो ये देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। ध्यान देना किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। और ये वाला किसके टेबल चला रहे हो, 4 2 जा 8, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। और ये वाला 12 अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। और ये वाला यहाँ 16 अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता। देखो अब यहाँ क्या होगा कि इसमें आप बता सकते हो कि भाई अल्फा पोजीशन पर अगर हेटेरो एटम अटैच है तो सभी को आप एक क्या कहते हैं, जो हेटेरो एटम है उनको अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मान के अब बता सकते हैं कि भाई कितने किसमें ज़्यादा है कितने किसमें कम है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आगे अगर हम आपसे बोलें कि बताओ भाई कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इसमें हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास देखो ये 3 और यहाँ ये 3 यहाँ 3, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर आप अब देखो आपको जैसे बोलो कि फर्स्ट और फोर्थ में, वैसे तो आप ये देख के कहते कि भाई फ्लोरीन लगा है फोर्थ वाले में तो वो तो अनस्टेबल होगा भाई, वो भी पढ़ाऊंगा जब आपको मेजो इंडक्टिव पढ़ा दूंगा और आपका थोड़ा सा मेजोमेरिक पढ़ा दूंगा, तो वहाँ बाद में मैं आपको बताऊंगा फ्लोरीन कब आपका डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी डोमिनेट करती है, कब विड्रॉइंग टेंडेंसी उसकी डोमिनेट करती है। क्योंकि फ्लोरीन क्या है कि भाई फ्लोरीन की एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना खींचना, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके पास लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर भी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है कभी कभी, तो वो कब करेगा अभी तो देखो, अभी जो जितना बढ़ा रहा हूँ उतना समझते रहो, जब इंडक्टिव मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई कहाँ डोमिनेट करता है, अभी जितना बता रहे हैं उतना देखते रहो। देखो यहाँ आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन और 9 टोटल, और यहाँ देखो 3, अब फ्लोरीन अल्फा पोजीशन पे है, हेटेरो एटम है, तो ठीक है कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर मानो, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2 लोन पेयर के साथ, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन के बराबर मानोगे, तो इसको मानोगे आप यहाँ 8 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 15 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 15 अल्फा हाइड्रोजन हुए, 15 अल्फा हाइड्रोजन हुए। अब इसमें देखो नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर बताया, तो इसको 12 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट, इसको देखो 4 हाइड्रोजन के, इधर 3, तो ये कितने हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हुए देखो, तो यहाँ देखो 12 4 16 3 19 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर हुए, 19 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर हुए, ठीक। अब फिर इसमें देखो इसको 4 अल्फा हाइड्रोजन के बराबर 4 और 4, तो ये कितने 12 अल्फा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जो आप एल्काइल सिस्टम को ले रहे थे एल्काइल सिस्टम पे, तो ये इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, देखो इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहना, ये टूल एंड ट्रिक है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, C2H5 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब यहाँ कितने हैं, यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन, अब यहाँ देखो CH2 नेगेटिव है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा, तो ये 16, ध्यान देना 16, और यहाँ देखो ये कितना हुआ, ये 4, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 22 अल्फा हाइड्रोजन, तो 22 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपसे पूछूं बताओ मोर स्टेबल कौन होगा इसमें कार्बोकेटन, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है भाई, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इसमें है 5th वाले में, ये हमारा 5th वाला था, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी 5th की। फिर उसके बाद भाई अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, 3rd में है, 19 अल्फा हाइड्रोजन 3rd में है। फिर उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन किसमें 15, इसमें वो 15 है, तो ये आपका 2nd वाला हो गया। फिर उसके बाद किसमें है, उसके बाद 4th वाले में 12 अल्फा हाइड्रोजन 4th, फिर एट लास्ट आपका कौन सा आया 1st। तो ये ध्यान देना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आती है, जिसको आप क्या कहते हैं कि एल्काइल सिस्टम को आप हेटेरो एटम के साथ कैसे रिलेट करके देखते हो, ठीक है। तो जैसे कभी कभी छोटे आएंगे तो आप कर सकते हो, पर ऐसे मिक्स करके आ जाए ना तो आप फंस जाते कई बार। तो ये एक टूल एंड ट्रिक समझे रहना कि भाई कैसे आपको क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक। तो देखो इससे और सारे एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रख रहना, ये एक टूल एंड ट्रिक है, ठीक है। और इसमें ध्यान दो, देखो एक आता है और उसके बाद अभी तो रेजोनेंस वाला बताऊंगा कि भाई कब आता है, देखो रेजोनेंस वाले में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि भाई कार्बोकेटन बना दिया और एक ऐसे बना दिया, देखो अब आपसे पूछे कि बताओ कौन सा इसमें अगर ये फर्स्ट हो गया
ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। कौन सा मोर स्टेबल के कहते हैं आपका कार्बोकेटायन है। तो आप देखोगे बोलोगे भाई इसमें आप देखो अल्फा पोजीशन पहले हाइड्रोजन लिखो, तो इसमें देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कितने हैं, यहाँ देखो अल्फा पोजीशन वाले ऑक्सीजन काउंट करना, कभी बीटा वाले को मत काउंट करना। ये अल्फा पे है, ये बीटा पे है, तो इसको हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है, इसको हमें नहीं काउंट करना है। तो यहाँ देखो कितने हैं, और ये देखो 8 अल्फा हाइड्रोजन बराबर होते थे, ठीक है। तो 8 कोई भी मॉलिक्यूल तो हाइपोथेटिकल बना सकता हूँ, तो स्टेबिलिटी आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इसको कितने 12 अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, ठीक है। और यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2, तो टोटल कितने हो गए, इसमें देखो 14 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, इसमें कितने 2 यहाँ 8 यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये और फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, देखो अभी और स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी और स्टेबिलिटी देखो, जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे बना लूँ, यहाँ अभी मैं सब प्लस Hc बना रहा हूँ। प्लस Hc कब देखेंगे, जब कार्बोकेटायन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो वो प्लस Hc होता है हमेशा, ठीक है। और वो एल्काइल, तो ये वाले क्या होते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आगे पढ़ाएंगे भाई, मेजोमेरिक आता है, और उसमें जब मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन कंबाइन है, तो इनको मैं मेजोमेरिक को अपने हाइपर कंजुगेशन के बराबर ला के रख दिया हूँ कि भाई इतने अगर ऑक्सीजन होंगे तो वो मेजोमेरिक शो करते हैं ऑक्सीजन वाले, ठीक है, कार्बोकेटायन पे, तो वो उनको मैंने एक पैरामीटर मान लिया कि भाई अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो 8 शो करेंगे भी, ठीक है। नाइट्रोजन अगर लगा है तो 12 शो करेंगे, आपका फ्लोरीन लगा है तो 4 शो करेंगे। तो ये एक मतलब कंपेरेबल है कि भाई अगर कई सारे हेटेरोएटम एक साथ आ जाए तो भाई कैसे आप कंपेयर करते हो, ठीक। तो अब देखो कि अब आता है कि अब अभी तो ये बेसिक आता है, देखो अब आता है कि -Hc क्या है। अब भाई -Hc का मतलब क्या है, जैसे प्लस Hc पढ़ रहे थे, प्लस Hc में तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप क्या कहते हैं कार्बोकेटायन पे दे रहे थे, ठीक है, सेट पर इलेक्ट्रॉन वाले को। अब -Hc मतलब कि आपको रिवर्ट कोई दे दे। तो देखो अब इसमें एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कैसे एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, किसको, कार्बन एनायन, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग क्या कहते हैं एनायन होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखो यहाँ देखो कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे जैसे ये आपको है, अगर मैं आपसे अभी कार्बोकेटायन बनाता हूँ, फिर देखो रिलेट करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ आया या ऐसे, अभी तो मैं जस्ट ऐसे इसको लिख लेता हूँ यहाँ, देखो अब ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ मान लो मैं ड्यूटेरियम लगा दिया, ठीक है, ड्यूटेरियम लगा दिया। अब फिर इसके बाद यहाँ मैं ट्राइटेरियम लगा दिया, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बोकेटायन है। पहले तो कार्बोकेटायन को बताओ, तो ये कार्बोकेटायन है तो भाई प्लस Hc के थ्रू, प्लस हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होगा। तो प्लस Hc के थ्रू हमें क्या देखना है कि भाई अल्फा पोजीशन, पहले तो अल्फा पोजीशन सेलेक्ट करो, तो ये अल्फा पोजीशन और यहाँ ये अल्फा पोजीशन। तो अब इसमें देखो आइसोटोपिक इफेक्ट्स हैं, तो अब देखो आइसोटोपिक इफेक्ट्स हैं, तो अब आइसोटोपिक इफेक्ट्स में कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो मैं आपको रूल बता रहा हूँ यहाँ कि आपको अगर देखा, यहाँ लिख दूँ हाइयर आइसोटोप, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लोअर आइसोटोप, हाइयर आइसोटोप या हैवियर आइसोटोप या हाइयर आइसोटोप, चाहे दोनों बात सेम है, ठीक है, हाइयर या हैवियर लिख दो, हैवियर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसी जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल, यहाँ देखो जैसे मान लो ये 1H3 लिख दे, यहाँ टाइटेरियम आ गया, ठीक है, टाइटेरियम आ गया, यहाँ 1H1 उसी का लिख दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन लिख लेते हो आप। तो अब इसमें क्या होता है कि देखो अब जो हमने क्या कहते हैं रेजोनेटिक मतलब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में देखो हमने क्या पढ़ा था कि भाई हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोकेटायन आएगा, अगर कोई भी कार्बोकेटायन होगा तो वो मोर स्टेबल कब होगा, जब ये टूट के इधर चला जाएगा। देखो ये टूट के इधर, ये बॉन्ड मतलब ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, देखा जाए तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ देखो ना ये ब्रेक होके जा रहा है। तो जो जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा भाई, ऐसे मान लो कोई आपका दोस्त है, पैसे देने वाला है, घर से वो ज़्यादा बंधा, मतलब उतना ज़्यादा उसके पास प्रेशर नहीं है, आपके पास जल्दी से आ सकता है कि भाई ये लो पैसे ले लो, तो ठीक है तुम गरीब हो रखे हो, तो जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये मतलब मेन फंडा है प्लस Hc में। तो
तो ये देखो यहाँ से +80 में, तो अगर देखा जाए तो हैवियर आइसोटोप जो होते हैं, हैवियर आइसोटोप क्या होते हैं कि आपको देते तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो देते तो हैं भाई कार्बोकेटायन के अल्फा पोजीशन, पर इनका कंट्रीब्यूशन लेस होता है। ऐसे लिख सकता हूं, लेस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। अब इनको यहाँ लोअर आइसोटोप है, मोर कंट्रीब्यूशन, क्या होता है, मोर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जल्दी टूट के चले जाते हैं, तो मोर कंट्रीब्यूशन। देखो देने से तो कोई ये भी क्या कहते हैं, बॉन्ड टूट के स्टेबलाइज करेंगे, ये भी आपका रेजोनेट करके स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है कि लोअर आइसोटोप है, जल्दी दे रहे हैं, तो मतलब मोर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मतलब कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है, मोर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से देख, यहाँ से ठीक है, मोर कंट्रीब्यूशन, और मोर कंट्रीब्यूशन करेंगे ये लेस। तो अब एग्जांपल मान लो ऐसे कहीं 7H15 आ जाए, और यहाँ 7N15 आ जाए, और यहाँ कहीं 7N14 लग जाए, तो बताओ ज़्यादा क्या कहते हैं, कोई ऐसे 7 है और नाइट्रोजन है, तो भाई नाइट्रोजन हमने माना था कि वहाँ भाई 12 अल्फा डूइंग बराबर होगा, और ये भी भाई नाइट्रोजन है, 12 अल्फा डूइंग बराबर जाएगा, देखो 12 अल्फा डूइंग बराबर जाएगा। तो अब ज़्यादा कौन करेगा भाई, दोनों तो इक्वल आ गए, तो ज़्यादा कौन क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करवाएगा, तो ये वाले ज़्यादा कंट्रीब्यूट कराते हैं, तो ये बात ध्यान में रख कर आना। तो ऐसे ही आपके पास ये आइसोटोप में ये वाले ज़्यादा कंट्रीब्यूट कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ये वाला जो देखो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, तो जल्दी टूट के कौन जाएंगे, तो ये वाले जाएंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, और इसको सेकंड मानता हूँ, और इसको थर्ड मानता हूँ, तो अब बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा कार्बोकेटायन, क्योंकि तीनों के पास 3 अल्फा क्या कहते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन का अल्फा का 3 हाइड्रोजन आइसोटोप है, ठीक है, हाइड्रोजन आइसोटोप है, तो तीनों में क्वांटिटी तो सेम है, पर क्वांटिटी सेम होने के साथ उसको देखा जाएगा भाई क्वांटिटी तीनों में सेम है। मान लो आपके 3 कहीं आपके क्या कहते हैं दोस्त हैं 3 हैं, तो कोई आपका उसमें कोई ज़्यादा अच्छा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, तो वो जो ज़्यादा अच्छा देगा तो वो आपका बेटर स्टेबलाइज करेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ आपका ये वाला आपका थर्ड वाला मोर स्टेबलाइज होगा, देन आपका सेकंड वाला होगा, तब एट लास्ट आपका फर्स्ट वाला होगा। ये ध्यान में रखे रहना, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। अब फिर इसी को +80 के थ्रू स्टेबलाइज है। अब आप बोलोगे कि आपने -80 ऊपर लिखा, तो आपने ऐसा क्यों लिखा, +80 क्यों बताने लगे, भाई इसका रीजन है। अब देखो, अब दोनों को मैं कंपेयर करके एक साथ लिखता हूँ। देखो इसको मैं यहाँ ऐसे रफ करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ आपका हो गया आपका सबसे स्टेबल थर्ड, देन आपका सेकंड, देन आपका फर्स्ट, ठीक है। अब यही सेम काम मैं एनायन बनाता हूँ, देखो एनायन बनाता हूँ, देखो यहाँ लोन पेयर, अब यहाँ मैं ट्राइट्रियम और यहाँ टाइट्रियम, यहाँ हाइड्रोजन रख दिया, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन रख दिया। और यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास यहाँ मैंने ड्यूटेरियम रख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने देखो, यहाँ मैंने ये CH3 रखा, यहाँ मैंने देखो H और ये नेगेटिव बना दिया। तो अब देखो कि अब इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, आप पढ़ के चले जाते हो कि भाई कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी से जस्ट रिवर्स होती है। ऐसा नहीं है, वो आप मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, फैक्टर टू फैक्टर डिपेंड करता है। भाई ये क्या होता है, ऐसे आप जनरल कभी पढ़ के मत जाने कि भाई जो आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है उसको एनायन की स्टेबिलिटी के जस्ट रिवर्स कर दें, वो गलत है। वो क्या है, कभी कभी किसी मॉलिक्यूल पर अप्लीकेबल हो गया, कभी नहीं अप्लीकेबल हो, तो इन जनरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं कि बाई कॉन्सेप्ट चलोगे तो हमेशा आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज का मतलब समझना कि भाई नेगेटिव चार्ज अगर आ गया, नेगेटिव चार्ज मान लो अगर आ गया, तो इसको स्टेबलाइज कराना है अल्फा पोजीशन पे। CH बॉन्ड है, मान लो CH बॉन्ड है, ऐसे CH बॉन्ड है, और ठीक है। अब बेसिकली CH बॉन्ड हो या कोई भी हाइड्रोजन का आइसोटोप हो, तो अब यहाँ ऐसे तो होगा। अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज कराने के लिए इधर से इसको जाएगा और इसको ब्रेक करेगा, CH बॉन्ड को। तो CH बॉन्ड को ब्रेक किया तो बेसिकली बनाया वही जो प्लस SC वाले में मॉलिक्यूल बन रहा था यहाँ, और यहाँ देखो हाइड्रोजन H नेगेटिव होके रुक गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अब इजीली ब्रेक कौन हो जा रहा था, देखो यहाँ देखो। अब अगर मैं इसको लिखूँ कि हाइयर आइसोटोप क्या होता है कि लेस कंट्रीब्यूशन करा रहे थे, तो मतलब हार्डली ब्रेक होते हैं। अगर मैं एक पॉइंट लिखूँ तो इसको लिख दूँ हार्डली ब्रेकेबल,
बॉन्ड जो होगा हार्डली ब्रेकेबल होगा, ये आपका देखा जाए तो लूजली ब्रेकेबल होगा। तो मतलब ये वाला हार्डली ब्रेकेबल होगा, मतलब उतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा जितना जल्दी आपका लोअर आइसोटोप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, लोअर आइसोटोप ब्रेक हो जाएगा, लोअर आइसोटोप ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें देखो ये क्या है कि भाई ये CH है और कहीं आपका ऐसा ड्यूटेरियम लगा दिया इधर और यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ से ये जाएगा और ये ड्यूटेरियम वाला उतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा जितना जल्दी आपका ये वाला ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है स्टेबिलिटी में ये वाला जल्दी अगर यहाँ से ये जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तो अब क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं -HC। क्या बोलते हैं? -HC, ठीक है। अभी तो ये बहुत छोटे एग्जांपल है, जब रेजोनेंस वगैरह पढ़ा दूंगा तो इंडक्टिव मेसोमेरिक रेजोनेंस तो वो सारे कंबाइन करके दिखाऊंगा भाई कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अभी तो केवल मैं हाइपर कंजुगेशन ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें अगर मैं इसको थर्ड मानूं, इसको सेकंड मान लिया, इसको मैं अगर फर्स्ट मान लिया, तो इसको मैं फर्स्ट मान लिया, तो भाई ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? भाई जल्दी ब्रेक हो रहा है, इसीलिए आपका ये थर्ड वाला मोर स्टेबल होता है, देन आपका सेकंड वाला होता है, देन एट लास्ट आपका फर्स्ट वाला होता है। तो ये आपका क्या कहते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन में देखो दोनों में ऑर्डर सेम आ रहा है। तो इसलिए कभी ऐसे रट के मत जाना कि भाई ऑर्डर क्या कहते हैं रिवर्स आते हैं कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है भाई कैसे जा रहा है। इसमें देखो दोनों सेम आ गए, तो ठीक है। तो ये बातें क्या अभी तो देखो बहुत छोटी सी बातें हैं, ठीक है, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में कैसे आपको ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो अभी तो ये बेसिक पार्ट है, अभी तो ये कार्बोकैटायन का बेसिक पार्ट है, मतलब हाइपर कंजुगेशन का बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो अभी तो ये मैंने आपको आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाया। अभी और सारे ऐसे लगभग आपको सिलिकॉन में भी पाया जाता है, आपका HG में भी क्या कहते हैं HG अगर कार्बोकैटायन से अटैच होता है, फास्फोरस अटैच होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं 4-5 एटम्स ग्रुप्स होते हैं। वो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें एडवांस लेवल पर थोड़ा पढ़ाऊंगा हाइपर कंजुगेशन, वो आएगा। अब देखो आगे हमारे पास क्या आया, देखो अब हमारे पास यहाँ तो ये मैंने लिख लिया यहाँ सारा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो रेडिकल की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई यहाँ। देखो रेडिकल, अभी जो मैं रेडिकल पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं जितने भी आपको पढ़ाऊँगा रेडिकल्स, वो रेडिकल्स ध्यान देना कि रेडिकल्स स्टेबिलिटी, ये देखो यहाँ अभी मैं जो आपको रेडिकल पढ़ाऊँगा वो एक भी हेट्रो रेडिकल्स नहीं पढ़ाऊँगा। हेट्रो रेडिकल्स मतलब रेडिकल जो मैं पढ़ाऊँगा आपको सारे जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको ऐसे एल्काइल वाले सारे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, मतलब जो रेडिकल होगा उनसे हमेशा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। अगर कोई रेडिकल से हेट्रो ग्रुप मान लो अटैच है, NO2 अटैच है, कोई रेडिकल है उससे क्या कहते हैं आपका OH अटैच है, तो वो स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी केवल जो हाइपर कंजुगेशन में चलता है, ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन में रेडिकल स्टेबिलिटी वो केवल एल्काइल ग्रुप तक ही वैलिड होता है। अदरवाइज क्या होता है, रेडिकल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से भी स्टेबलाइज होते हैं और रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से भी स्टेबलाइज होते हैं, वो कैपोडेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। वो जब क्या कहते हैं मैं आपको ये GOC का लगभग 70% कंप्लीट कर दूंगा तो फिर उसमें रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा उसके बीच में, ठीक है। तो वहाँ उसको कैपोडेटिक इफेक्ट लगभग 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा भाई कैपोडेटिक इफेक्ट से कैसे रेडिकल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है, और विथ डाटा और विथ बुक का रेफरेंस लेके बताऊंगा कि ताकि आपको कभी लर्न न करने पड़े चीज़ों को। तो देखो अब इसमें जो आपको बताने जा रहा हूँ भाई रेडिकल की स्टेबिलिटी, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको एल्काइल वाले बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एल्काइल। तो भाई बच्चों वाला बात हो गया कि भाई जितना ज़्यादा इसमें हाइपर कंजुगेटिव अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो अगर मान लो इसको CH2 बोल दिया, इधर CH3 लिख दिया, ठीक है, इधर मान लो CH2 और इधर CH3 लिख दिया, यहाँ मान लो CH और यहाँ CH3 और ऐसे CH3, तो आपसे बोलूँ कि बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो भाई इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और इसमें 3 और इसमें 3, क्योंकि सारे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, ये बात ध्यान दे रहना, ठीक है। और यहाँ देखो कितने हैं, यहाँ 1 है अल्फा पोजीशन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास 2, तो यहाँ इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपका रेडिकल में एल्काइल वाले रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद भी आपका देखो कि ये ऐसे ये आप तो आपको जानते होगे भाई रेडिकल में, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो आप हर जगह पढ़ते होगे, ठीक है। ये वाला देखो ये, और आपका यहाँ से ये वाला तो हर जगह आपको मिलता है, यही वाला देखने को मिलता है, ठीक है। भाई देखने क्यों मिलता है भाई, क्यों ज़्यादा स्टेबलाइज है? देखो अब इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है रेडिकल के अल्फा पोजीशन पे, यहाँ इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसीलिए क्या होता है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल। तो यही आपको देखने को मिलता है जनरली एग्जाम्पल वगैरह में।
तो ये हमेशा रेडिकल की स्टेबिलिटी एल्काइल में ही चेक करना, हमेशा अल्फा पोजीशन पे कार्बन होना चाहिए। और क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो चलते हैं कि हम पढ़ते हैं इसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे आपको चेक करना, क्योंकि पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब क्या कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह पढ़ते हो या एनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड, एनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हो, उससे रिलेटेड जितने भी आप कहते हैं नेम रिएक्शन पढ़ते हो, वहाँ आपको इनोलेट केमिस्ट्री पढ़नी होती है। वहाँ आपको जो इनोलेट बनाते हो वहाँ आपको एल्कीन बॉन्ड की स्टेबिलिटी से चेक करना होता है कि भाई कौन सा इनोलेट आपका स्टेबल है, तो वो आपका इंटरमीडिएट बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी से एक और आप चेक करते हो कि भाई कहते हैं हीट ऑफ कंबशन किसका ज़्यादा होता है, किसका हीट ऑफ कंबशन कम होता है, तो वो आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से बताते हैं। देखो अब जैसे मैंने आपको ये देखो यहाँ तो बताया था कि भाई यहाँ तो आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया था, ये ध्यान दे रहना, ये हिंट हमेशा ध्यान दे रहना, ठीक है, किस तरीके से स्टेबलाइज होता है। तो वही कि भाई अगर आपके एल्कीन बॉन्ड है और उसके अल्फा पोजीशन पे CH3 है तो वो आपका स्टेबलाइज कराएगा। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज, अल्फा हाइड्रोजन जस्ट आपको काउंट करना है बस। अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई कौन ज़्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है, अभी बस आप मुझे इसमें ये देखो कि भाई किस में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल है हाइपर कंजुगेशन, ये अल्फा, ये देखो यहाँ अल्फा पोजीशन, यहाँ अल्फा पोजीशन, तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 3 और यहाँ देखो आपका पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए और इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो मतलब ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर इससे, ठीक है। अब देखो अब एक बात आती है, देखो अब एक ध्यान से सुनना कि हाइपर कंजुगेशन, तो अभी हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा और मैंने कुछ अभी तो नहीं बताया। देखो यहाँ अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ मेरे पास ऐसे CH3 हो और यहाँ मेरे पास CH3 हो और यहाँ मेरे पास CH3 हो और मेरे पास CH3 हो, ठीक है, और एक कंपाउंड मान लो मैं ऐसे बना दिया ये, और यहाँ मैंने बना दिया CH2 और CH3 और यहाँ मैंने बना दिया ऐसे CH3 और CH3 और CH3, ठीक है। और मान लो एक ये मेरा फर्स्ट कंपाउंड हो गया, ये मेरा सेकंड कंपाउंड हो गया, और मान लो मैं थर्ड बनाऊँ, थर्ड मैं आपको लिख दिया यहाँ से क्या कहते हैं, ये आपके पास कैटायन ऐसे, और यहाँ मैंने लिख दिया CH2 या ऐसे लिख दिया, और यहाँ मान लो यहाँ CH3 है, ठीक है। तो आपसे पूछो कि बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़्यादा मोर स्टेबल कौन है, तो आप पहले काम करोगे कि भाई अभी तक तो हमने सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, भाई कितना स्टेबिलिटी कैसे काउंट करना है, तो आप देखो काउंट करोगे भाई अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा पोजीशन गए और यहाँ से देखो अल्फा पोजीशन गए, तो अल्फा पोजीशन पे कितने CH बॉन्ड है वही हमारे पास क्या कहते हैं जो हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कार्बोकेटायन को स्टेबल करेंगे क्योंकि वो मेजर फैक्टर है हाइपर कंजुगेशन वाले। तो यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कितने हो गए टोटल मेरे पास हो गए यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। अब इसमें देखो भाई अल्फा पोजीशन पे हेटेरो एटम अटैच है तो ये 4 कंट्रीब्यूशन करता है, और यहाँ देखो अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ देखो 2 और यहाँ देखो कुछ नहीं है, यहाँ 0, तो टोटल इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें देखो, अगर आप यहाँ देखो ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, अल्फा पे हेटेरो एटम है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 4 कंट्रीब्यूट किया, यहाँ देखो एक CH बॉन्ड है एक, और यहाँ पे देखो एक CH बॉन्ड है, टोटल कितने हैं, टोटल देखो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो अब बोलोगे सर ये तो भाई मॉलिक्यूल तो सेम तो है नहीं, मॉलिक्यूल तो सेम है नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो स्टेबिलिटी कुछ इनकी अलग अलग होगी, तो अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो यहीं जहां हाइपर कंजुगेशन फेल हो जाता है वहीं से हमारा इंडक्टिव स्टार्ट हो जाता है। जहां हाइपर कंजुगेशन फेल होना स्टार्ट हुआ, फेल होना मतलब कि जहां हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए वहीं से हमारा इंडक्टिव स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, इंडक्टिव। तो अब इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी के वही अल्फा हाइड्रोजन सब नहीं बता सकते ना कि भाई सब पे अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए, जो बाय रूल आपने जिसमें बताया था कि सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए, तो अब इनको भाई अब नहीं बता सकते। तो अब जहां हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर सेम होता है वहीं इंडक्टिव इफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। इसीलिए क्या होता है कि पहले हाइपर कंजुगेशन पढ़ाना चाहिए फिर उसके बाद इंडक्टिव पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये
कुछ रूल्स होते हैं जिनको जिनको आप क्या कहते हैं करते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाएंगे। तो अभी मैंने हाइपर कंजुगेशन केवल आपको 60% हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया है और मैंने कोई भी इफेक्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अभी एडवांस लेवल हाइपर कंजुगेशन बचा हुआ है, तो अब आपको इंडक्टिव पढ़ाऊंगा जब, फिर उसके बाद इंडक्टिव और रेजोनेंस में जो मेरी पढ़ाने के बाद एडवांस हाइपर कंजुगेशन इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आई थिंक आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई हुए।